नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। जो अन्नदाता हमें अपनी फसल से हमारा पेट भरता है, उन्हीं अन्नदाताओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अन्नदाता लगातार 9वें दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो पीपली में इनके साथ अत्याचार हुआ, इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई और उसके बाद ये लोग कल बालसमंद गए थे, जहां पर इन्होंने धरना दिया। लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे और आज हिसार के लघु सचिवालय के बाहर ये जो किसान है वो धरना दे रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगी कि 3 अध्यादेश के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं कि वो संसद में पास नहीं होना चाहिए, लेकिन इन किसानों का कहना है कि सरकार 4था अध्यादेश भी पास कराने में जुटी हुई है, जिसके अंदर ये है कि जो पहले इनको बिजली दी जाती थी वो 10 पैसे प्रति दी जाती थी, लेकिन अब 10 रुपये प्रति दी जाने वाली है। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार अब इनकी मांग क्या है, किस वजह से ये लोग दोबारा धरने पर बैठे हैं। सर बताइए। ये मैडम जी, अभी हम लोगों का 9वें दिन में धरना प्रवेश कर गया। हम लोग हमारी 5-6 जिलों की कपास का जो उत्पादन होता, पूरी कपास सफ़ेद मक्की से ख़त्म हो गई है और गवर्नमेंट उसको मान नहीं रही थी। और ऊपर से ऐसे न झूठ बोल के बालसमंद के तहसीलदार ने बालसमंद के 19 गाँव की नुकसान 10% दिखा दिया था। उसके चलते बालसमंद तहसील पर अलग से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और यहाँ 7 तारीख से यहाँ भी धरना प्रदर्शन किसान सभा का चल रहा है। वो स्पेशल गिरदावरी हमारी हो, फसलों को नुकसान का आकलन हो और इनको 50,000 रुपया मुआवजा प्रति एकड़ मिलना चाहिए। पहली हमारी मांग ये। अब अभी मोदी सरकार ने इस कोरोना को अवसर के रूप में लेके पूरी किसानी खेती तो जीडीपी को बढ़ाने में लगी है। पूरे देश की जीडीपी 24% कुएं में गई, खाली खेती की 3.9% है। उसी के चलते पूरा देश जीवित है, पेट भी अन्नदाता देश का भर रहा है और जीडीपी को भी प्लस में लेके जा रहा है। उसके बावजूद भी मोदी ने 3 अध्यादेश काले कानून लगा दिए किसानों पर। इन तीनों अध्यादेशों में किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच सकेगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी और वो अपने खेतों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपने खेतों में ही गुलाम हो जाएगा और बड़े व्यापारी घराने इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे और वो यहाँ पर किसानों की खेती पर भी कब्जा करेंगे और अपना मार्केटिंग पर भी कब्जा कर लेंगे। और ये जो लिमिट थी स्टॉक की, ये स्टॉक की लिमिट के ऊपर भी काटा मार दिया। अब कोई भी व्यापारी कहीं से भी कितनी फसल खरीदो, कितना स्टॉक करो, तो जो बड़े अमेरिका के और यूरोप के जो देश के बड़े व्यापारी वो यहाँ स्टॉक करेंगे और स्टॉक करके सस्ते में फसलें खरीदेंगे और उपभोक्ता लोगों को 10 गुना ज़्यादा में बेचेंगे। तो इस तरह किसान को उत्पादन करने वाला भी मरेगा और उसको उपभोग करने वाला भी मरेगा। ये तीनों अध्यादेश जब तक वापस नहीं होंगे, इसके विरोध में भी हम धरना दे के रखें। एक निजीकरण बिजली के लिए एक 4था अध्यादेश को गवर्नमेंट लेके आई है। किसानों को इसमें बहुत बड़ी सब्सिडी मिलती थी। खेती में जो सिंचाई करते हैं ट्यूबवेल पर 10 पैसे प्रति यूनिट ही मात्र एक चार्ज लेती थी प्रति का तमक, बस। अभी वो अगर अध्यादेश आएगा, बिजली का निजीकरण हो जाएगा तो 10 पैसे की 10 रुपये प्रति यूनिट का खर्चा किसान को देना पड़ेगा। तो जो इनपुट है खेती का इतना महंगा हो जाएगा। जो मोदी बोलता है इसमें किसान की आमदनी दुगुनी कर दूंगा, 22 किसान जीवित ही नहीं बचेगा तो वो आमदनी दुगुनी किसकी करेगा? किसान तो पहले ही मर जाएगा। अभी मैडम जी बोल रही थी आप धरना उठा लो, आपके सब गिरदावरी कर दूंगी, वो कर दूंगी, कोरोना है बूढ़ों को मार देता हो। हम लोगों ने उनको साफ बोल दिया, सीटीएम से बात हुई थी कि कोरोना हमको नहीं मारेगा, हमको तो ये सरकार इसकी कृषि विरोधी नीतियां मारेंगी। कोरोना तो उससे तो हमने बात कर ली है, मिल गया था हमको कोरोना बोला कि मेहनत कश मजदूर किसान कर्मचारी को मैं कुछ नहीं बोलता, बड़े जो महलों में रहते हैं एसी में रहते हैं उनको मैं नहीं छोड़ता और बाकी मेहनत कश को मैं कुछ भी नहीं बोलता। ये कोरोना से हमारी बात हुई थी, बोल दिया। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि किसान भले ही कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन फसल खराब होने के चलते वो ज़रूर अपनी मृत्यु का शिकार बन जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इस बार जो हमारी जीडीपी है वो माइनस में गई है। मोदी सरकार जो है कोरोना को अवसर बनाकर कह रही है कि ये कोरोना की वजह से माइनस में जीडीपी गई है, लेकिन ये पहले से ही होता आ रहा है। जो अर्थव्यवस्था है वो निचले स्तर पे थी। इस बार माइनस में जीडीपी जाने के बावजूद सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा था जो एग्रीकल्चर का था, जिसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी। तो चलिए इनसे जान लेते हैं दोबारा से कि अगर दोबारा से सरकार इनकी बात नहीं मानती, अध्यादेश पास हो जाता है तो इनका अगला कदम क्या रहने वाला है।
देखिए, हमको ये तानाशाही पूर्ण कॉरपोरेट हितैषी सरकार है। ये तो अभी पूरे देश की जनता बहुत पछता रही है। मोदी जी को दोबारा ले आके इनकी काठ की हंडी दोबारा चढ़ गई है। अब तो डिसलाइक इनके ऊपर चलने लगे। अभी सरकार को भी पता चलने लगा ये सरकार मात्र और मात्र गिने चुने व्यापारी घरानों की है। व्यापारी घराने भी कंपटीशन में रो रहे हैं। मात्र अंबानी अडानी दो आदमी को ही लेके सब कुछ बेच रहा, पूरा देश उन दो घरानों को ही बेच रहा। अभी बिरला, टाटा, डालमिया, पीलू, मोदी जितने पुराने व्यापारी घराने थे उनको भी ये साथ में नहीं ले रहा। पूरा एक उनको ही ग्रुप बना के ले रहा है। ये कृषि को, खेती को, मेहनत कश को, कर्मचारी को, रोजगार को, शिक्षा को, परिवहन को पूरा सत्यानाश पूरे देश का कर दिया। जो भी कुछ होता है वो सब कुछ एक कोरोना के ऊपर में डाल देता है कि कोरोना के चलते हमारा ये हुआ, कोरोना के चलते हमारा वो हुआ। कोरोना को लाने वाले भी यही हैं। इनको पहले ही पता चल गया था। केरल में पहला आदमी कोरोना का 31 जनवरी को आया था। उन्होंने पहले ही ना सारा जो क्वार्टरीन होता वो और जहाँ भी है पूरे प्रबंध कर लिए। सबसे पहले केरल में आए थे, किंतु वहाँ पर ना कोई आदमी नहीं मरा, कोई आदमी कुछ नहीं हुआ। और सबसे पहले कंट्रोल केरल ने किया क्योंकि वहाँ स्टेट की गवर्नमेंट की नीतियाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी थी। और ये मोदी अहमदाबाद में जब तक ट्रंप को बुलाया और मध्य प्रदेश में इसने कांग्रेस की सरकार नहीं गिरा दी तब तक ना इसने कोई भी ना यहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया। पूरा कोरोना पूरे भारत में फैल गया। हवाई जहाज़ों से आके, ज़मीन से खेतों से कोरोना नहीं गया, हवाई जहाज़ों से आया है और ट्रंप लेके आया है और मोदी इसको फैलाने वाला है। अगर हम बालसमंद की बात करें तो महम के विधायक बलराज कुंडू आपके समर्थन में आते हुए दिखाई दिए, तो क्या लगता है कि वो सही में आपके समर्थन में है या फिर वो भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स, राजनीति जो होती है ये कि वोट किसान का ही जाता है। पूरे देश में अब 82-83% किसान है। अब ये सारी किसानी के ऊपर ही तो ये सरकार बनती है। ये अभी देख लेते हैं, अभी कुर्सी का जिसको रस नहीं मिल रहा, जो कुर्सी पर विद्वान नहीं है, वो सारे किसानों की तेजी है। और जो कुर्सी पर है अभी सिस्टम में है उनको सारे किसान दुश्मन लग रहे हैं। 3 अध्यादेश की वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अभी एक झूठी मूठी 3 सांसदों की कमेटी बनाई है। धर्मवीर है, उसमें भी विजेंद्र है और नायब सैनी है। वो क्या करेंगे? वो तो प्रचार ही करेंगे, यही बोलेंगे कि 3 अध्यादेश बहुत अच्छे हैं, किसानों को स्वर्ग मिल जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, इनकी संपत्ति से न इनका घर बढ़ जाएगा। तो वो झूठी कमेटी है, कुछ नहीं है। जो राज्य में रहेगा वो किसान के विरुद्ध होगा, जो राज्य में नहीं होगा वो किसानों को के वर्ग लाएगा, किसानों का हितैषी बनेगा, ताकि अगले चुनाव में किसान उसको वोट देते हैं और कुर्सी का शहद खाने को मिल जाए। ये तो बिल्कुल सच बात है। कुर्सी का शहद खाने के लिए हर विपक्ष में बैठा नेता किसान का हितैषी बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आता है वो सरकार विरोधी बन जाता है। चाहे पहले कांग्रेस की बात की जाए, चाहे अभी बीजेपी की बात की जाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो दुष्यंत चौटाला जी है वो भी गठबंधन सरकार में है हरियाणा में, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आप लोगों की आवाज़ उठाएं? उनको जब वोट दिया था, उम्मीद से ही वोट दिया था ये किसान का काम करेंगे। उन्होंने क्या करा, इनकी दबेवारी में, बीजेपी की दाब में, और किसान का कोई नाम नहीं लेता। उसने किसान का, देवलाल के खानदान का बट्टा लगा दिया। दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट करके कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि किसानों में पीपले के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। वहीं दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले में मुझे नजर नहीं आई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या फिर सही में जब लाठीचार्ज हो रहा था वो आए नहीं, और या फिर जो ट्विटर पर उन्होंने हमदर्दी जताई है वो सिर्फ एक ढोंग है? नहीं, ट्विटर पर ढोंग है, सोची समझी चाल है। दुष्यंत क्यों नहीं बोल रहा? उसने लाठीचार्ज करवाई है, दुष्यंत ने लाठीचार्ज करवाई। उन्होंने पता नहीं है वहाँ लाठीचार्ज करने लग रहे हैं। किसान ये पहले ही दुखी है और उसके ऊपर फिर लाठी मारे, किसान तो मरा पड़ा है। और इनको बिल्कुल नंगा करके इनको बिल्कुल मारेंगे, रोड पर घसीटेंगे, इसका बदला लेंगे हम। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इन्होंने ऐसी लाठी चलवाई है, ये याद रखेंगे जिंदगी में, ऐसी लाठी चलवा कर। एक तरफ ब्रिजेंद्र सिंह कहते हैं कि मुझे दुख है कि किसानों के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब अनिल विज पर हम आते हैं, गृह मंत्री पर, तो वो मुकर जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है।
एक ही पार्टी के दो कार्यकर्ता अलग अलग राय रख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? ऐसा है, ना तो ये किसानों के हितैषी हैं, ना हरियाणा और देश के हितैषी हैं। ये बाकायदा अंग्रेज़ों के ज़माने के अंग्रेज़ों की चमचागिरी करने वाले लोग हैं। बदकिस्मती है हमारे देश की जो ये राजमा आगे बाकायदा इनका एजेंडा है ये कि किस तरह से लोगों को आपस में धर्म जात के नाम पे बांटे रखना है और किस तरह से हमें पूंजीपतियों की सेवा करनी है। योजनाबद्ध ढंग से सारा हो रहा है। एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा। इनकी कभी कभी मुस्लिमों के, कभी हिंदुओं के खिलाफ, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी चाइना का, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल का। नेपाल जैसे देश हमें धमका रहे हैं। क्या ये मतलब बकवासबाजी है? ये सब सारा इनका ढोंग है। जैसे तैसे करके इनको बड़े जो कारपोरेट घराना उनको फ़ायदा पहुंचाना, उसके लिए इन्होंने कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इन्होंने एजेंडे के अंदर इन्होंने तय है। आरएसएस का एजेंडा है बाकायदा। बीजेपी कुछ नहीं, आरएसएस चलाता है जो कुछ चलाता है। ये है असली मकसद। तो ये तो ढोंग करते हैं। एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा। मुख्यमंत्री कुछ कह रहा था पिछली सरकार में, बीच कुछ कह रहा था। हमेशा ऐसे कहते थे दोनों की शायद इनकी आपस में झगड़ा है, इनका मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का। ऐसा नहीं है, ये सब एक ही है। आपको क्या लगता है अगर खट्टर जी चाहे तो ये अध्यादेश रुक सकते हैं? हाँ, खट्टर चाहे, अब क्यों नहीं रुक सकते? उनकी सरकार है, चिट्ठी लिखे, बताए। इनके जितने भी सांसद हैं हरियाणा से बीजेपी के, वो विरोध करें संसद के अंदर। अभी सेशन शुरू है, क्यों ना इस अध्यादेश का विरोध करें वो लोग जो किसानों के हितैषी अपने आप में कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार जब ये बातें, क्या ये राजनीति करते हैं? राजनीति के बगैर कुछ नहीं चलता। हम कह रहे हैं कस्सी चलाने वाला जो मजदूर है उसको भी राजनीति करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए राजनीति का क्या है। क्यों? राजनीति तय करती है बिजली का क्या रेट, राजनीति तय करती है फसल का क्या भाव है, राजनीति तय करती है मुआवजा किसान की फसल मरने पर कितना देना चाहिए, राजनीति तय करती है किसको रोजगार दिया जाना चाहिए, राजनीति तय करती है स्वास्थ्य और शिक्षा की कैसे हालात पैदा है, वो राजनीति तय करती है। इसलिए आम आदमी को राजनीति सीखनी चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं, ताकि समझ में आए ये सारी कहानी। ये 3 अध्यादेश पंजाब विधानसभा में रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि हम यहाँ पर लागू नहीं करें। जब पंजाब विधानसभा पारित कर सकती है, तो ये क्या हरियाणा विधानसभा पारित नहीं कर सकती? यहाँ तो ये पंजाब ने किया, इसी तरह इसको करना चाहिए। अभी अनिल विज बोलते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, एक इनके मंत्री बोलते हैं कि बहुत गलत हुआ, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। एक मंत्री कुछ बोलते हैं, एक मंत्री कुछ बोलते हैं। वित्त मंत्री का बयान देंगे, रक्षा मंत्री रक्षा क्षेत्र की कोई बात होगी उसका बयान देंगे, खेल मंत्री खेल के क्षेत्र की कोई बात होगी उसका बयान देंगे, कृषि मंत्री। सरकार में लगता है मंत्रियों में सामंजस्य नहीं है। सही, इनकी सोची समझी चाल है। ये सब कुछ समझते, ये अंग्रेजों के मुखबिर हैं। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में 1857 से लेकर 47 तक एक नाखून तक नहीं कटाया। ये अंग्रेजों की औलाद, अंग्रेजों के मुखबिर हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली जात पात धर्म पर न आम लोगों को, मेहनत कश जनता को लड़ाना और अपना उल्लू सीधा करना, बांटो और राज करो वाली अंग्रेजों की अंग्रेज, गोरे अंग्रेज गए, हिटलर नीति अपनाई जा रही है। हिटलर नीति, अंग्रेज नीति, हिटलर नीति अपना। हिटलर की तो इनका गोलकर जो गुरु था आरएसएस का, उन्होंने बहुत प्रशंसा की अपने साहित्य में, अपनी किताबों में बहुत हिटलर की प्रशंसा कर करके लिखे हैं गोलकर साहब ने। एडगेवार, गोलकर, सावरकर, वीर सावरकर, ये सब के सब हिटलर के ही पूरे के पूरे अनुयायी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों की जो फसल खराब हुई है, सफ़ेद मक्खी के कारण खराब हुई है, उसके अंदर जो सर्वे टीम आई थी उसने बताया कि सिर्फ 10% जो फसल है वो खराब हुई है। लेकिन ज़मीनी हकीकत पर अगर हम लोग आते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 10% ही बची हुई है, 90% तो खराब हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि जो जिसने सर्वे किया, सर्वे टीम के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके की गलत रिपोर्ट कैसे तैयार कर दी? सर्वे टीम, वह सर्वे टीम ही नहीं है, उन्हें यही नहीं पता। वो तहसीलदार तो बन गया, तहसीलदार ने ये पता होना चाहिए भाई ये 10% तो फसल बच ही नहीं रही, हकीकत है बच नहीं रही, सारा खराबा हो गया। और लिखता है 10% खराबा, 90% खराब है। आप भी किसी और जा सकते हैं, हम आपको ले चलेंगे। सारा हमें सर्वे आपका भी करवा देंगे, हम किले में खड़ा होकर दिखा देंगे। अगर उसमें 10 किलो नरमा निकाल दे और ये तहसीलदार, तो हम उसको इनाम दे। 10 किलो भी नरमा नहीं है। ये तो वैसे बकवासबाजी कर रहे हैं। इन्होंने पता नहीं, तो पता को नहीं, पता नहीं सरकार के दबाव में ये गलत काम कर रहे हैं। किसानों के लिए
बिना फील्ड में जाए ऑफिस में बैठ के और ये पूरी ये ना लिखा गया है कि कोई तहसीलदार कोई पटवारी कानून को खेतों में नहीं गया, खाली दफ्तर में बैठ के ऊपर से जो निर्देश आए उसको फॉलो करके 10% लिख दिया। 10% हमेशा खराब होती है। बिल्कुल जमीनी हकीकत पे उतरना चाहिए, प्रैक्टिकल काम करना चाहिए सरकार को, ना कि थ्योरेटिकल काम करना चाहिए। थ्योरेटिकल काम में क्या है, ऑफिस में बैठते हैं, बस 2 जनों को भेजते हैं, उसको सर्वे टीम बना देते हैं और कहते हैं कि जो किसान है हमारे अन्नदाता है, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, इतनी बिजाई करते हैं, उनको ढंग से पानी भी नहीं दिया जाता। एक तरफ कह देते हैं कि जो चावल है वो नहीं बोए जाएंगे, उसके बाद कहते हैं कि पानी नहीं है, उसके बाद फसल खराब हो जाती है तो उसका भी मुआवजा इनको नहीं दिया जाता। कई तरह की योजनाएं बनाई हुई है, तो उसका लाभ कितना मिलता है आपको जो योजनाएं बनाई हुई हैं? योजना हमारे तक नहीं पहुंचती, योजना हमारे तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि उसका कारण है ये जो बिचौलिया है, उस योजना को सब वो बिचौलिया खा जाता है। किसान के पास कोई योजना नहीं पहुंचती। मैं किसान हूँ, मेरा नाम राजकुमार है, गांव लाडवा है। आज तक सरकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है। और रही बात हमारी फसल के दाम नहीं मिलते, हमारे खेत जो इन्होंने खराब करवाए हैं, जबरदस्ती खाद डलवाई इन्होंने, यूरिया, वे पैदावार बढ़ाओ, देश में अन्न पैदा करो। अन्न पैदा ये खाद किसने डलवाई? सरकार ने 1965 में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में उस टाइम ने बोला भाई खाद डालो, जबरदस्ती खाद डलवाई। हमारे बुजुर्गों ने कहा भाई हमारी जमीन खराब हो जाएगी, और इन्होंने जबरदस्ती खाद डलवा के उसका जमीन खराब कर दी, उसमें बीमारी आ गई। 10 साल से हमारे नरमा नहीं हो रही। तो यूरिया से पहले आप लोग क्या इस्तेमाल करते थे? यूरिया से पहले हमारी जमीन ताकतवर थी और हम देसी खाद डाला करते, गोबर का खाद डालते, उससे फसल की गुणवत्ता ज़्यादा होती। और आज गुणवत्ता भी कम होगी, और इन्होंने किसान को तो बुराइयां थोप दी, भाई किसान खाद डालता है, और डलवाया सरकार ने। सरकार की नीयत और नीति खराब थी, इन्होंने किसान तो कर्जवान कर दिया, और इनकी नीति के कारण कर्जवान हो गया और आत्महत्या कर रहा है। बाकी किसान का कोई दोष नहीं है, किसान ने अन्न इतना पैदा कर दिया, इन पर समझता नहीं। सारे इनके वेयर हाउस भर दिए और भर दिए, गोडाउन भर दिए, उनके ऊपर तरपाल नहीं है, और ये कहते किसान कर्जवान कर दिया। इनकी नीति खराब है। महंगाई की वजह भी एक तरफ बताई जा रही है कि पैदावार हो ही नहीं रही, तो कितनी सच्चाई है इसमें? पैदावार नरमा की नहीं हो रही, नरमा की 10-12 सालों से बीमारी आ गई, और खाद के कारण बीमारी आ गई। पैदावार नरमा की नहीं हो रही, जिसमें किसान का बचत हो दी। और रही कणक, कणक तो कुछ तो घर पर लग जाती है, कुछ खाद बीज के ही पूरे होते हैं। इतना महंगा खाद हो गया, यूरिया हो गया, दवाइयाँ होगी, तो वो महंगाई वही पूरी होती है कणक में। तो बाकी फसल में बचत हुआ करती, नरमा में, नरमा सारी की सारी खराब होगी। ये मैडम आपने पहले तो गवर्नमेंट की नीतियों की बताई कि किसान हितैषी, इतनी नीतियाँ गवर्नमेंट बनाती है। नंबर 2 आपने बोला कि महंगाई खेती के चलते हो रही है। नंबर 1 पहले मैं बताता हूँ कि पूरे देश के, हिंदुस्तान में पूरे जितने किसान हैं, आज तक आज़ादी से लेकर आज तक मात्र 7 लाख करोड़ रुपया कर्जा है किसानों पर, पूरे देश के किसानों। आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं खुद तो 7 एकड़ में खेती करता हूँ, किंतु हमारा पूरे देश में 7 लाख करोड़ रुपया ही कर्जा है किसानों का। इससे पिछली साल 10 लाख करोड़ रुपया बजट में रखा गया था किसानों के लिए, इस साल 11 लाख रखा गया। तो पूरे देश की किसान को आज़ादी से लेकर अब तक मात्र 7 लाख करोड़ कर्जा है, तो वो 11 लाख 10 लाख रुपया कहाँ जाता? ट्रैक्टर बनाने वाले, कंबाइन बनाने वाले, कृषि यंत्र बनाने वाले, खाद बनाने वाले, स्प्रे की मशीन बनाने वाले, बाकी ये जो खेती में स्प्रे करते हैं उसको केमिकल को बनाने वाले, सब उन फैक्ट्रियों में तो पैसा चला जाता है, पूरा बांट लेते हैं। गंगा को साफ होते होते 40 साल हो गए, हर साल 3000 करोड़ रुपया गंगा को साफ करने के लिए आता, कम से कम लाखों रुपया करोड़ों रुपया गंगा को साफ करने के लिए। दुष्यंत चौटाला जी का कहना है कि मैं कमेरे वर्ग के लिए काम करता हूं। जब वो पहले सांसद थे तब भी कहते थे कि मैं सिर्फ कमेरे वर्ग के लिए खड़ा हुआ, और पूरे के पूरे इलेक्शन में उन्होंने यही वर्ड उठाया है, कमेरा वर्ग, कमेरा वर्ग। तो उनको बने हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, क्या लगता है इस वक्त तक उन्होंने कितना काम किया है आप लोगों के लिए? देखिए, वो अभी उचाना क्षेत्र से वो विधानसभा में गए थे, उचाना के लोगों ने उनसे लोटा में नमक डलवाया था कि आप जहाँ भी
जाओ जो भी कुछ करो, किंतु बीजेपी के विरुद्ध हो क्या आपने चुनाव लड़ा, हमने बीजेपी के विरुद्ध आपको वोट दिया, जिताया, आप बीजेपी में मत जाना। उस शेर को 2 दिन नहीं रुकने सका, वो बीजेपी में चला गया। लोगों को मालूम है, भोले भाले किसान, इनको पता नहीं। वो जब वो MP था तब भी बीजेपी में था, उसकी सपोर्ट करता था। वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि मैं एंटी बीजेपी हूँ, एंटी बीजेपी। और शुरू से बीजेपी में ये तो बादल पंजाब का और ये देवीलाल घराना तो मोदी के साथ हैं, NDA के साथ हैं शुरू से। किंतु यहाँ इन बातों का लोगों को मालूम नहीं। अब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिग्विजय संवैधानिक सीट पर नहीं है, इसलिए वो बोलता है कि लाठीचार्ज गलत हुआ। और दुष्यंत चुप है क्योंकि संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ। दुष्यंत के पास राजस्व है तो हमारा खेती का गिरदावरी स्पेशल का ऑर्डर देगा, किंतु चुप बैठा। अभी तक गिरदावरी का ऑर्डर दे दी। किसान का इतिहास, शिया किसान का बेटा कहाँ? ये लोग तो आगे, हमारी रणनीति यही है, जब तक किसान का 3 अध्यादेश वापस नहीं होगा, बिजली का बिल वापस नहीं होगा और किसानों का नुकसान का आकलन करके 50,000 रुपये गिरदावरी नहीं मिलेगी, तब तक हम लगातार आंदोलन में रहेंगे। ये 7 जिलों में आंदोलन चल रहा है, 7 जिलों में लगातार आंदोलन लाई। और किसान भी इसके अंदर जुड़ने वाले हैं आने वाला समय में। हाँ, क्योंकि किसानों को तकलीफ है, किसान मर रहा है। वही बात है, किसान है ना, कर्ज के मारे, खेती के मारे, इनके मरा, बीमारी मारे नहीं मरा। तो जुड़ेंगे जब सांस नहीं आएगा, मरेंगे तब तो जरूर जुड़ेंगे। हाँ, किसानों का कहना है कि आने वाले समय में और किसान भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार ये 3 अध्यादेश पास कर देती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि इन 3 अध्यादेशों के आने से किसान को फायदा होगा, लेकिन किसानों का कहना है कि इनको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह की अपडेट किसान से जुड़ी हुई। और हमारे चैनल का हमेशा से ही ये काम रहा है, जो किसान है, अन्नदाता है हमारे, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनकी आवाज़ को उठाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग इनकी बात से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।